नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें पटरी पर उतारने का फैसला किया है। इन गाड़ियों के पटरी पर दौड़ने से दिल्ली एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का समेत कई जगहों की राह आसान होगी। 5 अप्रैल से ज्यादातर अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करने लगेगी। उत्तरी रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की गई है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट कर शनिवार को इसकी जानकारी दी है। बात सन 2009 की है, जब सत्ता में कांग्रेस थी और भाजपा कई राज्यों में चुनाव हार रही थी। उस वक्त भाजपा के पुरोधा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। यही नहीं, भाजपा नेता और मौजूदा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे पर एक किताब तक लिख डाली थी। वक्त बदला और भाजपा सत्ता में आई तो कांग्रेस के सुर बदल गए। अब कांग्रेस से लेकर सभी विरोधी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही है। यानी जो चुनाव हारता है वह सबसे ज्यादा आरोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही लगाना शुरू कर देता है। असम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में बरामद हुई ईवीएम के बाद एक बार फिर से इस प्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ईवीएम सुरक्षित है या नहीं। उत्तराखंड में शुक्रवार को एक बार फिर नैनीताल के जंगलों में आग लग गई। हवाओं के तेज प्रवाह के चलते भूमि आधार के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग को खासी मेहनत करनी पड़ी। आग के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बता दें कि नैनीताल के जंगलों में तेज गर्म हवाओं से आग फैलने की घटनाएं आए दिन हो रही है। आग को बुझाने के लिए वन विभाग, फायर विभाग और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारत में कोरोना के हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को पिछले 7 महीनों के सर्वाधिक मामले आने के बाद चिंताएं और बढ़ गई है। एक्टिव मरीजों की बढ़ती संख्या ने अस्पतालों के सामने भी चुनौतियां खड़ी कर दी है। जानकारों का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ न सिर्फ संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 24वें दिन नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बांग्लादेश में कोरोना की नई वेव तेजी से फैल रही है। यहाँ 5 अप्रैल से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं यूके में ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लोटिंग पर बहस शुरू हो गई है। अब तक कुल 1 करोड़ 80 लाख लोगों के कंपनी की वैक्सीन लगाई चुकी है। इसमें से 30 लोगों को क्लोटिंग की समस्या हुई है। राजस्थान जिले के निम्बाड़ा स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद 5 डकैतों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर 50 लाख रुपए लूट लिए। डकैतों की तैयारी इतनी पुख्ता थी कि मात्र 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई। मौके पर निम्बाहेड़ा पुलिस पहुंची और आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश में बीते 1 महीने में एक्टिव केस बढ़कर 10 गुना हो गए। 1 मार्च को यहां 1304 मरीजों का इलाज चल रहा था। 2 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 10,484 हो गई है। इसमें भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि पिछले 30 दिनों में कोरोना की रफ्तार 14 गुना हुई है। 2 मार्च को 102 नए केस मिले थे, वहीं 2 अप्रैल को यह आंकड़ा 1400 को पार कर गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर पथराव और उन पर स्याही फेंकने के मामले में पुलिस ने देर रात 2 युवकों को और गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक पुलिस 16 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव का नाम प्रमुख है। पुलिस इन्हें इस पथराव का मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। वह भाजपा नेताओं का करीबी रहा है। सांसद बालकनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को वह अपने यहाँ कार्यालय में बुला चुका है। चित्तौड़गढ़ स्थित कृष्णधाम सावलिया सेठ दरबार में अब तक 7.19 करोड़ रुपए की दान राशि भंडार से निकल चुकी है। शुक्रवार शाम को हुई गणना के बाद यह राशि 7,19,13,000 रुपए हो गई। राजभोग आरती के बाद शुक्रवार को 1,40,14,000 रुपए की गणना की गई। इससे पहले दिन 4,74,42,000 रुपए, दूसरे दिन 59 लाख और सांवलिया दरबार में पूर्णिमा के दिन रविवार को दान पात्र यानी भंडार की गिनती शुरू हुई थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रेड्डीगी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया, जो मतों को ध्रुवीकरण करने आई है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM और अब्बास सिद्दीकी की ISF पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान नेता राकेश टिकैत के वाहन पर कथित तौर पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमला करना सिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सब मिलकर संघ का सामना करेंगे और तीनों कृषि कानूनों को वापस करा के दम लेंगे। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, उनका संघ हमला करना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तिरुनेलवेली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक वंशवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता के लिए चुनाव की घड़ी है, अब पब्लिक को तय करना है कि उसे वंशवाद चाहिए या विकासवाद। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी तमिलनाडु के किसानों, बेरोजगार युवाओं और मछुआरों के बारे में सोचते हैं, वहीं स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सीएम बनाने के बारे में सोचते हैं। तमिलनाडु को लोगों को तय करना है कि क्या राज्य के बारे में सोचने वालों के साथ जाना चाहते हैं या जो अपने बेटे को सीएम बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के तालुमपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए नीतियां बनाती है, जबकि कुछ लोग केवल एक वर्ग के लिए काम करने वालों को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और सभी के लिए काम करने वाले को सांप्रदायिक कहते हैं। मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि असम के लोग हिंसा के खिलाफ हैं, वे विकास, शांति, एकता और स्थिरता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार असम समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, ज्यादातर समस्याओं का हल कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर लगाए 48 घंटे के बैन को घटाकर 24 घंटे कर दिया है। इसके साथ ही उनके भाई और गोलपाड़ा के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा शर्मा का भी जिले से तबादला कर दिया है। बता दें कि शर्मा ने चुनाव आयोग के 48 घंटे के लिए बैन लगाने के फैसले को चुनाव देते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आयोग से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सुशांत बिस्वा शर्मा का राज्य मुख्यालय में उचित पद पर तबादला किया जाता है। विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड बायोपिक फिल्म के टाइटल की घोषणा शनिवार को कर दी गई। यह फिल्म भारत के सबसे महान युद्ध नायकों में से एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है। आज सैम मानेकशॉ का जन्मदिन है और इस अवसर पर ही मेकर्स ने उनके बायोपिक फिल्म के टाइटल का ऐलान किया है। विक्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो टीजर शेयर कर बताया कि मानेकशॉ के जीवन पर आधारित इस फिल्म का नाम सैम बहादुर रखा गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।